हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषि। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कृषि, जो कि ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए अब देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। तो प्राथमिक क्रियाओं में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? जिनका संबंध किससे होता है? प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन से होता है या फिर उसके निष्कर्षण से होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, कृषि कार्य जब हम करते हैं तो ये कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कृषि कार्य ही हो जाएगा। दूसरा क्या है? मत्स्यन, उसके बाद संग्रहण और इनके अच्छे उदाहरण ये सब दिए गए हैं। तो कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं अब देख लेते हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। तो जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, जब हम इनको थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तित कर देते हैं अपने बुद्धि से, अपने मस्तिष्क से, जो हम विभिन्न चीज़ें बनाए हैं, विभिन्न मशीनों से कुछ प्रसंस्करण कर देते हैं, तो वे द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना। जैसे कि मान लीजिए गेहूँ, कृषि में गेहूँ आ जाएगा तो ये प्राथमिक क्रिया हो जाएगी, और उससे जब हम रोटी बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगी? द्वितीय क्रिया हो जाएगी, क्योंकि हम अपना कुछ उसमें श्रम डाल के उसके रूप को परिवर्तित कर दे रहे हैं। कपड़ा बुनना, कपास प्राथमिक क्रिया हो जाएगी ना, कपास उगाना प्राथमिक क्रिया हो जाएगी, और कपड़ा बनाना क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रिया हो जाएगी। और ये सब इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब तृतीय क्रियाएं देख लेते हैं। तृतीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं उनको जो सेवा सहयोग प्रदान करती हैं वे तृतीय क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अब उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ उगाना कृषि कार्य में आता है, तो ये प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया कि आपको फैक्ट्री तक इसे पहुँचाना है। तो फैक्ट्री तक आप कैसे पहुँचाएंगे? आप तृतीय क्रिया की सेवा लेंगे, तो जो यातायात हो जाएगा वह प्राथमिक क्रिया को सेवा प्रदान कर रहा है ना। उसके बाद जब रोटी बन के तैयार हो जाएगी, मान लीजिए फैक्ट्री में रोटी, फिर आपको यहाँ रोटी आपको क्या करना है? बाजार में लाना है, फिर आप सेवा का सहयोग लेंगे। तो ये क्या है? तृतीय क्रियाएं हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन। मतलब जो भी चीज़ें प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं को सहयोग प्रदान करती हैं वे तृतीय क्रियाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। आगे अब इसमें दिया है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल होता है। तो कृषि में क्या क्या शामिल होता है? फसलों को उगाना, फूलों और फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना और पशुधन भी इसमें शामिल होता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न है। ध्यान रखिएगा, विश्व में लगभग 50% लोग कृषि कार्य से संबंधित हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वह अब तक कृषि पर निर्भर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है कि 50% जनसंख्या विश्व की लगभग कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि से संबंधित कार्य में, और भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर करती है, कृषि पर अपना जीवन निर्भर करती है। अब हम अगला पॉइंट अपना देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है कृषि करने से हुई है। तो एग्री का अर्थ क्या होता है? मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के। आगे देखते हैं। आगे अब हमारा अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर जैसे हो गया कृषि कार्य से संबंधित, तो एग्रीकल्चर में क्या आता है? कृषि आता है। लेकिन सेरीकल्चर में क्या आता है? तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर में क्या होता है कि रेशम उत्पादन किया जाता है। तो रेशम से जो उत्पादन होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। पिशीकल्चर क्या होता है? तो जो मत्स्य पालन हम करते हैं उसे पिशीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को हम क्या कहते हैं? पिशीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर क्या होता है? द्राक्षा कृषि जो होती है, जो अंगूरों की खेती होती है, उसे विटीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर किसे कहते हैं? जो हम सब्जियां, फूल और फल को उगाते हैं उसे हार्टिकल्चर कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पिशीकल्चर जो हम मत्स्य पालन करते हैं उसे पिशीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती संबंधित है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जो विभिन्न हम उद्यान उगाते हैं जिसमें फल, फूल, सब्जी उगाते हैं उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कृषि के प्रकार। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है? कृषि के प्रकार देखते हैं। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाती है। तो कृषि को हम 2 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कृषि 2 प्रकार में हम बांट सकते हैं, वाणिज्यिक और निर्वाह। चलिए देखते हैं निर्वाह कृषि के बारे में पहले देखते हैं। इस प्रकार की कृषि
कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जो निर्वाह कृषि होती है उसमें कृषक अपना जीवन यापन करने के लिए जो कृषि करता है उसे ही निर्वाह कृषि कहते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो निर्वाह कृषि में क्या होता है, चूंकि इसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं वह अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ही कृषि करते हैं, वाणिज्यिक कृषि नहीं होती, व्यापार के लिए नहीं करते। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो प्रौद्योगिकी होती है, जो तकनीकें होती हैं, कम स्तरीय तकनीकों का यूज किया जाता है। और जो श्रम होता है घर के लोग ही श्रम में काम कर लेते हैं। जो खेती की कटाई आदि होती है, जो विभिन्न कार्य होते हैं खेतों से संबंधित, उसमें घर के ही लोग काम कर लेते हैं। आगे देखते हैं, निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में बांटते हैं, आदिम निर्वाह और गहन निर्वाह। अब चलिए देखते हैं गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। तो छोटे औजारों से और अधिक श्रम से जब खेती करते हैं तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि एक से अधिक वर्ष में एक से अधिक 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। तो इसमें क्या होता है, चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन आदि प्रमुख फसलें होती हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि श्रम अधिक लगता है और जो औजार होते हैं वह साधारण होते हैं, तकनीक साधारण होती है। और इसमें चावल मुख्य फसल होती है और गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन अन्य फसलें होती हैं। आगे देखते हैं, गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित हैं। तो अगर प्रश्न बनेगा गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र, तो दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले जो मानसूनी क्षेत्र हैं, जैसे कि अपना भारत, वहाँ गहन निर्वाह कृषि होती है। आगे देखते हैं, आदिम निर्वाह कृषि अब देख लेते हैं। आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से आप इसका वर्गीकरण देख लीजिए। निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया। पहली बात, कृषि को 2 भागों में, निर्वाह और वाणिज्यिक। निर्वाह को भी 2 भागों में बांटा गया, गहन और आदिम। आदिम निर्वाह कृषि में भी 2 चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण जो होता है वो। आगे देखते हैं अब आदिम निर्वाह कृषि के बारे में। इसमें हम चलवासी कृषि और चलवासी पशुचारण इसमें हम स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल करते हैं। स्थानांतरित कृषि के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि अमेजॉन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी भारत का मतलब क्या है, जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, जो वहाँ जैसे कि सिक्किम आदि, सिक्किम, मेघालय, इन जगहों में क्या होता है, हमारे क्या स्थानांतरित कृषि कहलाती जाती है, जिसे झूम कृषि, जिसे क्या कहा जाता है, हमारे भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ होती है। अमेज़न बेसिन के सघन क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत में। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा बहुत भारी होती है, मतलब वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है, और वनस्पति का जो पुनर्जनन क्षमता होती है, मतलब बहुत जल्दी वनस्पतियाँ फिर से उग जाती हैं। अगर एक बार काट देंगे फिर से वह उगने लगती हैं तुरंत ही। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसमें क्या होता है, स्थानांतरित कृषि में जंगल बहुत होते हैं इन क्षेत्रों में, तो वृक्षों को काटकर उसे साफ किया जाता है जलाकर। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, राख को उर्वरक के रूप में मृदा में मिला लिया जाता है, तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। और किन फसलों को उगाया जाता है, मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को। भूमि की उर्वरता को समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है, और जब भूमि की उर्वरता खत्म हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। क्या करते हैं, कृषक किसी नई ज़मीन को ढूंढते हैं, वहाँ के पेड़ को काटते हैं, वहाँ के फिर उसे भी जलाते हैं और राख को मिलाकर फिर वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर देते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और धान कृषि भी कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन और धान कृषि भी कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, स्थानांतरित कृषि को विश्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो बीपीएससी टीआरई पेपर हुआ था इसमें भी आया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग पीईटी में भी आ गया था, यूपीएससी पीईटी में भी आया था, यूपी ट्रिपल एससी। तो देख लीजिए, तो इसको देख लेते हैं। झूमिंग कृषि कहाँ कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, उत्तर पूर्वी भारत में। मैंने अभी बताया कि झूम कृषि स्थानांतरित कृषि को कहाँ कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा कहाँ कहा जाता है, मैक्सिको में। रोका ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में। ध्यान रखिएगा, लदांग मलेशिया में, रोका ब्राज़ील, मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में। अब चलवासी पशुचारण देख लेते हैं, जो आदिम निर्वाह कृषि का दूसरा प्रकार था, चलवासी पशुचारण। इसमें क्या होता है, सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में
मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। तो जलवासी पशुचारण कहाँ प्रचलित है? जहाँ शुष्क प्रदेश होते हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान जो गर्म प्रदेश है लेकिन शुष्क है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे जहाँ शुष्क प्रदेश है और ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ क्या होता है? जलवासी पशुचारण प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है? पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि कहीं एक ठिकाना नहीं होता है किसानों का, वे पशुचारण के लिए, पशु के चारे के लिए विभिन्न स्थानों पे घूमते रहते हैं लगातार। तो अभी तक आपने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा? अभी तक आपने इंपॉर्टेंट ये पढ़ा कि कृषि कितने प्रकार की होती है। तो कृषि दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को भी दो प्रकार में हम बांटते हैं, कौन सी? गहन और आदिम। आदिम निर्वाह कृषि को भी हम दो भाग में बांटते हैं, कौन सी? स्थानांतरित कृषि और पशुचारण जो होता है वो। उसके बाद हम जो स्थानांतरित कृषि है उसके अन्य नाम है, जैसे कि झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, लदांग मलेशिया में और रोका ब्राज़ील में। आगे अब देखते हैं, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कृषि का, वाणिज्यिक कृषि। दूसरा उदाहरण क्या है? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें क्या होता है? जो फसल उत्पादन किया जाता है वह बेचने के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है, अपने घर के निर्वाह के लिए नहीं किया जाता, घर के जो खाने की समस्या होती है उसके लिए नहीं किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। तो वाणिज्यिक कृषि को तीन प्रकार में बांटते हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब देखते हैं, पहला इसमें है वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक कृषि में पहला प्रकार है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें देखते हैं, इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। इसमें क्या होता है? फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से मतलब अपने लाभ के लिए उगाई जाती हैं, धन के लिए उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। गेहूं और मक्का इसमें समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के जो मैदान है वहाँ वाणिज्यिक अनाज कृषि बहुत ज़्यादा प्रचलित है मुख्य रूप से। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। तो यहाँ आबादी विरल है और जो हेक्टेयर प्रति व्यक्ति हेक्टेयर जो है, जो खेत है प्रति व्यक्ति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ क्या होता है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है। आगे देखते हैं, अत्यधिक ठंड वर्धन काल में को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक ठंड के कारण जो वर्धन काल बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये है वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, मिश्रित कृषि। दूसरा प्रकार क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में क्या होता है कि भूमि का उपयोग भोजन व चारे के लिए, दोनों के लिए किया जाता है और पशुधन पालन के लिए भी किया जाता है। मतलब जैसे कि गेहूं बोया जाएगा तो उससे जो भूसा मिलेगा उसको गाय के लिए रखा जाएगा। तो इससे क्या होता है? इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। मतलब आप अपना भी देखिए और जो आप पशुपालन किए उसका भी देखिए। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। आगे देखते हैं, आगे तीसरा प्रकार है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का तीसरा प्रकार है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है यह, जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। यहाँ भी एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। और इसके उदाहरण देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास जो होते हैं ये क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण है, रोपण वाणिज्यिक कृषि। और इसमें श्रम की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और पूंजी की आवश्यकता और अधिक होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र देख लेते हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़ उगाई जाती है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी है बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्राज़ील की कॉफ़ी। भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके उदाहरण दिए गए हैं रोपण कृषि के। मलेशिया में रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील का जो कॉफ़ी है बहुत फेमस है, भारत और श्रीलंका की चाय फेमस है। आगे अब देखते हैं, अब एक कुछ मुख्य फसलें देख लेते हैं, उसकी विशेषताएं। अब हम मुख्य फसलों के बारे में देखेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलिटी की भी क्लास आज आपको अपलोड कर दी जाएगी। चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या है। पहली फसल है चावल। पहली फसल है चावल। यह विश्व की मुख्य फसल है। ध्यान रखिएगा, विश्व की अगर मुख्य फसल पूछा जाएगा तो आपको चावल ही टिक करना है, ना कि गेहूं। ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत वाले लोग गेहूं मानेंगे क्योंकि उनका गेहूं पर जोर ज़्यादा रहता है, इसलिए, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, क्योंकि विश्व भर में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश जैसे कि हमारा भारत और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का भी मुख्य आहार है। चावल के लिए तापमान उच्च चाहिए, आर्द्रता भी अधिक चाहिए, मतलब वर्षा भी अधिक होनी चाहिए। तो चावल के लिए जो तापमान की आवश्यकता है, उच्च आर्द्रता चाहिए, उच्च तापमान चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जड़ोल मृदा में उत्पन्न होती है। ध्यान रखिए, यह फसल कहाँ सबसे अच्छे ढंग से होती है? जहाँ चीका युक्त जड़ोल मृदा होती है, जो पानी को रोकने में सफल होती है, जिसे जल रोकने की क्षमता ज़्यादा अधिक होती है।
ये चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीन जो है वह चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत है, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान चीन का है, फिर भारत का, फिर जापान का, फिर श्रीलंका का और मिस्र का है। अनुकूल जलवायु देशों में जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। तो जहाँ चावल के लिए जो जलवायु है बिल्कुल उपयुक्त है, वहाँ एक साल में क्या होता है 3 से 4 फसलें भी उगाई जाती हैं चावल की। ध्यान रखिएगा। अब चावल इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। इसके लिए तापमान क्या चाहिए, उच्च चाहिए, आर्द्रता भी उच्च चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए। और इसकी जो मृदा होती है वह चीका युक्त जलोढ़ मृदा होती है, जहाँ जल रोकने की क्षमता अधिक होती है। और चीन सबसे प्रथम है चावल उगाने में, उसके बाद भारत है। दूसरा फसल है हमारा इंपॉर्टेंट गेहूँ। दूसरा क्या है, गेहूँ। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब जब गेहूं बोया जाता है तब और उसके बीच में क्या होता है, तापमान मध्यम चाहिए, न ज़्यादा अधिक न ज़्यादा कम, और वर्षा भी मध्यम ही चाहिए। और जब काटने का समय होता है तब क्या होता है कि धूप बहुत अधिक चाहिए, काटने के समय धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो इसकी जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अच्छी मिट्टी गेहूँ के लिए दोमट मिट्टी हो जाएगी। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में या शीत ऋतु में उगाया जाता है और काटा कब जाता है, जो गर्मी की ऋतु होती है, गर्मी में काटा जाता है। आगे देखते हैं मिलेट। अब हम मिलेट देखते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं उन्हें मिलेट कहा जाता है। ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। ये बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। तो मिलेट के बारे में पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, ये कम उपजाऊ क्षेत्र में भी उग जाते हैं और बलुई मृदा में उगाए जाते हैं। यह ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि उपजाऊपन भी कमी हो तब भी चल जाएगा, बलुई मृदा होनी चाहिए और जो वर्षा है वो भी कम होगी तब भी चल जाएगा, और तापमान उच्च चाहिए या फिर मध्यम भी चल सकता है। उसके बाद है ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं। तो भारत में मिलेट सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलेट का भारत करता है। ध्यान रखिएगा। अब हमारी अगली फसल है मक्का। हमारी अगली फसल मक्का है। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें तापमान कैसा चाहिए, मध्यम चाहिए, मीडियम तापमान चाहिए, वर्षा भी मीडियम चाहिए और धूप अधिक चाहिए। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। अपवाहित मतलब कि जिसमें पानी के आने जाने का रास्ता पर्याप्त हो और उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। मक्का उत्तर अमेरिका में उगाया जाता है, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। अब कपास है। कपास में क्या बताया गया है कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, टेम्परेचर बिल्कुल हाई चाहिए, गर्मी का तापमान चाहिए, वर्षा बहुत कम चाहिए। कपास के लिए तापमान बहुत अधिक चाहिए, वर्षा बहुत कम चाहिए और 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए। मतलब पाला रहित दिन भी चाहिए। पाला अगर पड़ जाएगा तो कपास की खेती को हानि पहुंचती है। आगे देखते हैं। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, तापमान बहुत अधिक होना चाहिए, मतलब गर्मी होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, पाला रहित दिन होना चाहिए और धूप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में होती है। ध्यान रखिएगा, कपास के लिए जो सबसे अच्छी मृदा है वह कौन सी है, काली मृदा है। इसको ध्यान रखिएगा, काली मृदा है। आगे देखते हैं। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो कपास जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसके बाद हमारे अगली फसल इंपॉर्टेंट है पटसन। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, इसको पूछ लीजिएगा, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, पटसन को कहते हैं। आगे देखते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगता है। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो यह कहाँ होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है और जलवायु कैसी होती है, आर्द्रता होती है। जलवायु शुष्क नहीं होनी चाहिए, आर्द्र होनी चाहिए। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश जो है वह पटसन के अग्रणी उत्पादन है। जो सुंदरवन का क्षेत्र है वहाँ पटसन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारी लास्ट आज की कॉफ़ी। हमारी लास्ट फसल आज की कॉफ़ी है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है कि गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, गर्म भी हो और वर्षा भी होनी चाहिए और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। इसमें क्या होता है कि पर्वतीय ढाल जो होते हैं वह अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि सुअपवाहित होते हैं, मतलब यहाँ पानी रुकता नहीं है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, ब्राज़ील में, इसके बाद कोलंबिया में और भारत में होती है। आगे देखते हैं। आगे एक और है चाय। हमारी लास्ट फसल आज की है चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है चाय। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु कैसी चाहिए, ठंडी चाहिए और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब समान रूप से जहाँ वर्षा होती है, न कभी ज़्यादा हो न कभी कम, और उच्च वर्षा जहाँ होती है वहीं चाय होती है। इसके लिए
सुअपवाहित दोमट मृदा चाहिए। इसके लिए क्या हो, दोमट मृदा यहाँ भी चाहिए और ढाल जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ढाल कम होना चाहिए, मंद ढाल होना चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, तो पत्तियों को चुनने के लिए श्रमिकों की भी आवश्यकता अधिक संख्या में चाहिए। तो ये हमारी मुख्य फसलें थी, इसको आप देख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम आज के लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की। अब इसमें लास्ट पॉइंट में देखते हैं, इसमें है कि लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चलाने वाला था, तो लगभग 850 ईस्वी में एक अरबवासी था काल्दी नाम का जो बकरी चलाने वाला था। वह अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान हो जाता था। तो वह एक जगह बकरी चराने ले जाता था और वह अपनी बकरियों को उछल कूद करके देखते हुए परेशान हो जाता था। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे की फलियों का चक्कर देखा, तो उसने क्या किया कि उसने भी उस पत्तियों की फलियों को चक्कर देखा और उसे भी बहुत ज़्यादा आनंद मिला। और उसे क्या हुआ, उसे भी बहुत ज़्यादा आनंद मिला। जिन्हें उसकी बकरियां जो प्रतिदिन खाती थी उसने भी उसको चखा और बहुत ज़्यादा उसे आनंद मिला। और अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में उसने संसार को बताया। इस प्रकार कॉफ़ी की खोज हुई। तो यह एक कहानी प्रचलित है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।